गर्ल्स इश्यूज हैं इंडिया में, या जो बॉयज़ से टीनेजर्स से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये जो एज है, जैसे मैंने अपने आपके परिचय में एक वर्ड यूज़ किया कि जो किशोरावस्था है, जो एडolescent है, उसको हम लोग स्ट्रेस एंड मैं भी कभी एक किशोरी थी और मैं भी एक वर्किंग वुमन हूँ और एक मदर हूँ। कि क्या फिर हर प्रोग्राम के अंदर गर्ल्स एजुकेशन प्रमोशन को हमें चिप इन करना चाहिए? आई थिंक मतलब इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स एजुकेशन। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मेंस एजुकेशन, बॉयज़ एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। जो विषयों पर लड़कियाँ बाहर जाके बात नहीं कर सकती हैं, वो बोल बहन के द्वारा उन विषयों पर एडवाइस पा सकती हैं फ्रॉम अ डिजिटल सिस्टम। सो ये बोल भाई जो प्रोग्राम है, ये हम पॉडकास्ट के थ्रू यूट्यूब पे चैनल पे हम लेके गए। इसके प्रचार प्रसार के लिए भी हमने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है क्या? नमस्ते, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मैं आप सभी का ISRN एंजियो क्लिनिक पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज आप मेरे साथ फिर से जुड़े हैं और एक नए विषय पर हम सब मिलकर चर्चा करेंगे। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं विषय को बताने से पहले एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। भारत में, पूरी दुनिया में एडोलसेंट्स को, किशोरावस्था को लेके काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी चर्चा हो रही हैं, उन पे कई जगह पे काम हो रहे हैं और इवन भारत सरकार के द्वारा भी पिछले 11 सालों में अगर हम देखें तो काफ़ी काम हुआ है, जिसमें किशोरावस्था को, एडोलसेंट्स को लेके, जिसमें गर्ल्स और जो 10 से 19 साल के बच्चे हैं, लाइक जिसमें लड़के लड़कियां दोनों, यंग वुमेन, यंग मेन, इन सब को लेकर काम हो रहा है और इन सब के विषय बहुत संवेदनशील हैं। आप सब जैसे जानते हैं कि किशोरावस्था एक ट्रांजिशनल फेज है, जहाँ पर जो टीन एज जो बच्चा है या बच्ची है, वो एक एडोलसेंट से एडल्टहुड की तरफ मूव कर रही है। तो ये जो किशोरावस्था है, इसको ब्रिज भी कहते हैं, कि ये ब्रिज है चाइल्डहुड टू एडल्टहुड की तरफ जाने का। और इसीलिए इसको कहते हैं कि ये जो एज है, ये अवस्था जो है, वो एक तरह से स्ट्रेस और स्ट्रॉन्ग भी इसे कहा जाता है, इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। और इस एज में बहुत सारा लैक ऑफ इमोशनल, अगर मैं कहूँ तो इस इमोशनल स्टेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है, वो बहुत होता है। प्रेशर, चाइल्ड प्रेशर्स बहुत होते हैं, पीयर प्रेशर्स जिनको हम कहते हैं। पढ़ाई का लोड है, और ग्रामीण हो या अर्बन हो, दोनों जगह पर अगर देखें तो किशोरों की अवस्था से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं और उसमें एक वेल बीइंग से रिलेटेड है, वो काफ़ी देखने में आ रहा है। इवन भारत में आप देखिए तो जो पीयर प्रेशर है या पढ़ाई का प्रेशर है या जो और सारी इश्यूज हैं, जिसमें स्पेशली अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके बातें हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके बातें हैं, हेल्थ एंड हाइजीन को लेके बातें हैं, ये सब बातों पे काम हो रहा है। बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, सरकार भी काम कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। हो सकता है आप में से भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अपने सब्जेक्ट्स में, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में एडोलसेंट प्रोग्राम एक मेजर प्रोग्राम हो। और ये विषय मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो हमारा विषय है, वो इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम ISRN एंजियो क्लिनिक पॉडकास्ट का 17वां एपिसोड है, 17 एपिसोड है, उसमें हम एडोलसेंट गर्ल्स पर बात करने जा रहे हैं। और ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आज की जो मेहमान हैं एंजियो क्लिनिक पॉडकास्ट में, वो बहुत ही सीजन प्रोफेशनल और एडोलसेंट गर्ल्स पे काम या एडोलसेंट पे काम करने का एक उनका बड़ा तजुर्बा है। उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन्फेक्शन डिजीजेस, इन सब पे काम किया है। आ, मैं उनका थोड़ा छोटा सा परिचय अगर आपके सामने रखना चाहूँ तो मुझे बड़ा हर्ष होगा इसको बताते हुए कि आज की जो मेहमान हैं वो हैं कविता आइगरी। कविता आइगरी इज अ वेरी सीजनल प्रोफेशनल, experienced professional in adolescent and public health programs. She oversees the Chaja brand, which has reached over 78.5 million adolescent girls and boys and young women and men. She guided strategy initiative in India on girls' health,
especially on sexual and reproductive health, mental well-being, and immunization. And education also, she worked on the education, especially in digital literacy and safety, and also the livelihood. Kavita is also currently working as a country director in Girl Effect. So, Kavita brings her creativity and innovation into her work. She is motivated by the belief that every girl deserves the opportunity to realize her dreams and thrives. In her free time, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ अबाउट द कविता. Like she loves road trips and also likes gardening on the terrace. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज के एंजियो क्लिनिक पॉडकास्ट में बहुत ही सीजन्ड प्रोफेशनल जो जिन्होंने एडोलसेंट्स पे बहुत लंबे समय पे से काम किया है, काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ वो जुड़ी रही हैं, वो हमारे बीच में है. उनका छोटा सा परिचय मैंने आप सबके सम्मुख रखा है. मैं अब आपको उनसे ही सीधे रूबरू कराता हूं. कविता जी, स्वागत है आपका एंजियो क्लिनिक पॉडकास्ट में. आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, आप आए, बहुत अच्छा लगा. और जो हमारे दर्शक हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो एनजीओ बैकग्राउंड के लोग हैं, और उनकी कोशिश है कि आपके माध्यम से, आपके अनुभवों से वो सीख सकें कि कैसे एडोलसेंट और जो गर्ल्स इशूज़ हैं इंडिया में, या जो बॉयज़ से टीनेजर्स से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो एज है, जैसे मैंने अपने आपके परिचय में एक वर्ड यूज़ किया कि जो किशोरावस्था है, जो एडोलसेंट है, उसको हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी कहते हैं ना, जो स्टैनली का एक स्टेटमेंट है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मतलब भारत में भी और भारत के बाहर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं. आप कैसे देखते हो? और मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा. उससे पहले मैं थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कविता का अपना एक्सपीरियंस कैसा है इस सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में, और क्या मोटिवेशन है कि आप डेवलपमेंट सेक्टर में भी पर्टिकुलर इस विषय पर काम कर रहे हो. So I think एक तो first thank you so much for calling me and making me a part of this podcast. I think सबसे ज़्यादा मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं भी कभी एक किशोरी थी, और मैं भी एक वर्किंग वुमन हूँ और एक मदर हूँ. तो आई फील दैट हर लड़की को ये अवसर मिलना चाहिए. मेरे पेरेंट्स चाहते थे शायद कि मैं कुछ और बनूं, बट बहुत ही पहले कॉलेज में ही मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है, और उन्होंने मेरा साथ दिया इस पर. उसके बाद आई थिंक मैंने ये सोचा कि मुझे पब्लिक हेल्थ में ही क्यों काम करना है. मेरा ये जो पूरा जर्नी है वह इतना आसान नहीं था, क्योंकि फर्स्ट मैं एडवर्टाइजिंग में मैंने काम किया, उसके बाद मेरे बच्चे हुए, और मुझे लगा कि मुझे अब कुछ और करना चाहिए. बट मैं आई एम अ ट्रेन्ड कम्युनिकेशन प्रोफेशनल. तो उस टाइम पे जब वो डिसीजन बनाना पड़ा कि कहाँ मैं जाऊँ, क्या मैं करूँ, तो मेरा साथ मेरे इन लॉज ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे पति ने, हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा दिया. And उसी की वजह से I joined CRY. So my first few years in CRY were like a training ground for working with NGOs on the ground. So हम CRY में basically child rights पर काम करते थे, और हम बहुत सारे ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करते थे. तो वो बिगनिंग के years जो मैंने CRY में बिताए, I think they have been a foundation for all the years that followed. Very nice. So कहते हैं जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी समय तक याद रहता है. और बीइंग अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, जब आप कॉर्पोरेट में भी आपने काम किया और फिर जब आप डेवलपमेंट सेक्टर में आए, तो ये जो स्विच ओवर था उसमें आपको एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट इस सब्जेक्ट को लोगों के बीच में ले जाने में काफ़ी हेल्प हुई होगी, क्योंकि आपके प्रीवियस जो ब्रांडिंग एक्सपीरियंस जो कम्युनिकेशंस के थे, उसको आपने उस टूल्स एंड टेक्निक्स को यहाँ पे भी यूज़ किया. कहीं पर ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एज अ CSR भी अब डेवलपमेंट सेक्टर में उनका भी एक बड़ा रोल है, और क्योंकि आपने दोनों फेज देखे हैं, उस साइड भी आपने देखा है और ये साइड भी आप देख रहे हैं, काम कर रहे हैं,
कैसे इनके आप जो चेंजेस हैं बीइंग अ प्रोफेशनल, उसको आप कैसे फील करते हो इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज को? So I feel that the skill set that is required to do this work, being a good communications professional, is one that comes from having being trained in that and having done that for the corporate sector. तो मतलब मुझे ये लगता है कि जो आपने काम वहाँ किया है वही काम आप अब यहाँ कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत ही अलग कर रहे हैं, चैलेंजेस अलग हैं. तो यहाँ हम लोग हेल्थ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो आपका चैलेंज ये हो सकता है कि लोग कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ कर रहे हैं. आपका चैलेंज ये हो सकता है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं. आपका चैलेंज ये हो सकता है कि आप हाथ नहीं धो रहे हैं, आप बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं कि हाथ धोना है, या आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं 6 महीने के लिए. तो आपका चैलेंज जो है वो आपको चेंज करना है कम्युनिकेशन के माध्यम से, बिकॉज लोगों को समझाया. बिल्कुल. सो आई फील दैट स्किल सेट विच इज़ रिक्वायर्ड, वो आपको बाय वर्किंग इन द कमर्शियल सेक्टर, आप जब एक मॉर्टीन बेच रहे हैं या पेप्सी बेच रहे हैं या कोई सोप बेच रहे हैं, आपको वही करना होता है. आपको समझाना होता है लोगों को कि इसके एडवांटेज क्या है. और हेल्थ कम्युनिकेशन में भी आपको वही करना होता है कि आपको समझाना होता है लोगों को कि इस बिहेवियर को अडॉप्ट करने से आपकी क्या लाभ हो सकती है. बिकॉज लोग लाभ पर ही काम करते हैं. दे सी दैट दिस इज़ ऑफ बेनिफिट टू मी एंड देयरफॉर दे अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर्स, नहीं तो नहीं करते हैं. या तो कविता जी, जैसे आपने अपने बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, अब मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ और फिर बीच बीच में हम लोग और भी आपके अनुभव सुनेंगे. तो जैसा कि आपको मालूम है, आज का जो ISRN एंजियो क्लिनिक पॉडकास्ट है, उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं आपके साथ साझा करता हूँ और फिर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि लाइक जो टॉपिक है वो है शेपिंग हर फ्यूचर, एम्पावरिंग गर्ल्स, वुमेन एंड एडोलसेंट थ्रू हेल्थ कम्युनिकेशन. And as a communication expert, and you are working also in the adolescent, my first question is, like, India has made stride in gender equality, but women still face some challenges. Based on our experience and work, how would you describe the current landscape for women in India, and what multi-sectoral action are urgently needed to improve their health and empowerment outcomes? So I think we've made lots of strides in India, especially when it comes to women and girls. अगर आप देखें तो maternal mortality हमने कम की है. अगर आप देखें तो more and more girls are being educated today and enrolled in schools today. अगर आप देखें तो family planning में बहुत बदलाव आया है. Women are making major decisions regarding, major purchases in the house, visiting, traveling today than ever before. Yes. So more and more women are joining the workforce, but माना उतना नहीं है जितना होना चाहिए. So there is a lot of change. There is a lot of opportunity that is for women or with women in India, but there are lots of things which are not also working as well as they should, in India. And I would say that one of the things that is not in women's favor is the safety and security of women. That is one. Two, because agar women will go for further education, they'll go to school, they'll go for work, they'll come back, they need to be safe. I think that is one of the areas that we really need to make a lot of efforts in. I also feel that when it comes to the marriage thing, I don't think social norms and gender norms have changed. अभी भी expectation है कि women will look after the homes. मतलब वो काम भी करेगी, but वो घर भी देखेगी, वो बच्चों को भी बड़ा करेगी. So वो think that men भी ये काम करेंगे उसके साथ, उतना बदलाव अभी नहीं आया है. And I also feel that more and more women become educated, but a lot of them fall off in the middle somewhere. So why does that happen? Again, the pressure comes from home, pressure comes for child care. So इन चीज़ों में अभी हमारे country में बदलाव नहीं है.
तो आपने जो बात कही वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने सही कहा कि अभी उतने जिस तरह से प्रोग्राम्स चल रहे हैं या जिस तरह से गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है या इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट्स कर रही हैं, उतने चेंजेस नहीं आ रहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा जो रीज़न दिखता है, जो आपने भी कहा कि एजुकेशन एक बड़ा रीज़न है। अभी भी कंट्री में जो डेटा कहता है, आई थिंक 70% वुमेन्स आर ओनली लिटरेट। तो ये जो लिटरेसी रेट है, और मतलब लिटरेसी रेट तो एक चीज़ है, बट एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा, अगर ये जो आधी आबादी है जितनी ज़्यादा एजुकेटेड होगी, उतने सारे ये टैबूज और जो ये ट्रेडिशनल पैटर्न्स है ये ख़त्म होंगे। और उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है वो मेंस की है। जैसे आपने अपने परिचय में बहुत अच्छी बात कही कि आज आप जहाँ हैं उसके पीछे आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपके फैमिली ने आपको प्रमोट किया, उन्होंने आगे आपको मोटिवेट किया कि आगे जाओ, काम करो। तो ये अगर हर फैमिली में अगर इस तरह के प्रमोशनल प्रैक्टिसेस होंगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो क्या इसी से जुड़ा एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या फिर हर प्रोग्राम के अंदर गर्ल्स एजुकेशन प्रमोशन को हमें चिप इन करना चाहिए? आई थिंक मतलब इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स एजुकेशन। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मेंस एजुकेशन, बॉयज़ एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ये नहीं है कि लड़कियां ही पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। आई थिंक अगर आप 10th ग्रेड, 12th ग्रेड किसी भी उसमें देख लें, लड़कियां परीक्षा में बहुत अच्छा कर रही हैं। बट क्या हो रहा है, क्या वो अपने मन की कोर्स कर सकते हैं आज? उसके ऊपर कितने सारा डिसीजंस जो हैं उसकी फैमिली लेती है कि ये कोर्स करना है या नहीं करना है, यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, कॉलेज अगर दूर है तो उसमें ज्वाइन करना है कि नहीं। आज भी हम लोग डिसीजंस उस पे लेते हैं। लड़ डिसीजंस होते हैं। हाँ, मतलब बहुत सारी लड़कियां टीचर बनना चाहती हैं। अब इसके पीछे पेरेंट्स भी बहुत प्रमोट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये अच्छा प्रोफेशन है। घर आ जाती हैं लड़कियां दोपहर को। अब सेम चीज़ अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको लेट लेट तक बाहर रहना है, हॉस्पिटल में रहना है। सो बहुत सारे फैमिलीज सोचते हैं कि नहीं, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें बहुत बदलाव आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं आ रहा है। और फैमिली के मेंबर जो रोकते हैं वो कौन होते हैं? या तो अपने पेरेंट्स होते हैं या तो अपने रिश्तेदार होते हैं। एंड अ लॉट ऑफ इट इज़ गॉट टू डू विद द वे मेन अप्रोच दिस। सो फॉर इंस्टेंस, मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं। उनको तो कभी लगा ही नहीं करके तुम पढ़ोगी नहीं। हाँ, नहीं, मोर देन दैट, तुम पढ़ोगी, तुम काम करोगी, तुम बाहर जाओगी, तुम लेट आओगी, ये सब तो एक्सेप्टेड ही हैं कि अगर तुम काम करोगी तुम ये सब तुमको करना पड़ेगा। तो आई थिंक इट अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो टू डू विथ हाउ फैमिली अप्रोचेस गर्ल्स एजुकेशन and how much they encourage the girl to take up further education. तो दो चीज़ें हैं जो कविता जी ने हम सबके सामने रखी है। एक तो एजुकेशन तो है ही है, बट एजुकेशन के साथ साथ फैमिली एजुकेशन एंड एक्सपोजर ऑफ द फैमिली एंड सेट द माइंड फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। अब मैं मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है, लाइक एडोलसेंट से रिलेटेड। एडोलसेंट, particularly girl, face health challenges that are often overlooked or under prioritized in public discourse. What do you see as the top health concern for adolescent girls in India today, and which area require the most immediate intervention? So I think adolescent girls, especially health education में, there are 2 or 3 basic areas. एक तो the period of adolescence. You are going through body changes. You are entering, your menstruation is starting. You are also, your body is developing, you're gaining height. So I think every family, every parent, mother, father, brother should understand adolescence as a period. दूसरा जो चीज़ है which I feel, so sexual reproductive health education is a must for the girl as well as the family. दूसरा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि ये नॉर्मल है, ये सबको आता है और इसके साथ इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस जो हम सब करते हैं. सो दैट इज़ वन, आई फील, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ.
दूसरा ये है करके बहुत सारे ऐस लड़कियां बड़ी होती हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, इतनी देर तक बाहर मत रहो, इससे मत बात करो. तो आई थिंक दैट इज़ द अदर थिंग which happens during adolescence. There is a lot of control and restriction on girls, which is not there in boys. I think we have to flip this. Boys पर भी उतना ही restriction होना चाहिए जितना गर्ल्स पर. गर्ल्स को भी उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए जैसे बॉयज़ को मिलती है. एक आप क्योंकि गर्ल इफेक्ट प्रोग्राम जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसमें भी जो एक कैंपेन है छाजा, आई थिंक कैंपेन ही है ना, सो जिसमें 78.5 मिलियन गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड मेन एंड वुमेन इन्वॉल्व्ड हैं, उसको आप लीड कर रहे हो, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? थोड़ा गर्ल इफेक्ट के बारे में बताइए और उसमें वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल हो सकता है और कैसे वो अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम्स में गर्ल इफेक्ट के ऑब्जेक्टिव को इनकलकेट कर सकते हैं? अगर ये आप बताएंगे तो ना सिर्फ गर्ल इफेक्ट के बारे में लोगों को मालूम चलेगा बल्कि वो अपने प्रोग्राम्स में भी इनबिल्ड कर सकते हैं. बिल्कुल. सो गर्ल इफेक्ट पे आते हैं. वी कॉल इट द गर्ल इफेक्ट. तो इसका बेसिकली मतलब यह है कि हम मानते हैं कि एम्पावरिंग गर्ल्स is absolutely essential, and if you empower girls, they are able to change not only themselves but their families, their communities and the economy of the country that they live in. So हम लोग का ये मानना है कि and that is what we call the girl effect, कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं एक लड़की में तो वो बस अपने को ही नहीं बट अपने साथ वालों को भी आगे लेकर आगे बढ़ती है. तो that is what we call the girl effect. एंड हमारा मिशन ये है कि लोगों को ये समझाना कि जब आप लड़कियों को एजुकेशन देते हैं या हेल्थ के बारे में बताते हैं या लाइवलीहुड्स के बारे में बताते हैं या सिखाते हैं, तो आप लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका जब देते हैं तो उसके साथ आपका भी भला होता है. सो दैट इज़ आवर मिशन. छाजा जो है हमारा प्रोग्राम है, छाजा मीन्स गो फोर्थ एंड शाइन. हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जितनी भी जुड़ी हुई लड़कियां हैं वो बढ़ें और बहुत अच्छा करें. तो उसी का मकसद लेके हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं. ये अभी 2-3 थीम्स पर बने हैं. एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर हमने काम किया है काफ़ी सारा. हमने लड़कियों को एक एजेंसी और वॉइस देने की कोशिश की है. हम लोग ने मेंटल वेलबीइंग पर काम किया है. हमारा एक चैटबॉट है जिसका नाम है बोल बहन, जहाँ कोई भी लड़की जाके एक बहन की तरह अगर बात करना चाहे उन विषयों पर जो वो औरों से नहीं कर सकती, तो आप बोल बहन. सेल्फ काउंसलिंग सिस्टम बिल्कुल जो डिजिटली किया जा सकता है. बिल्कुल. सो आप बोल बहन में जाके सवाल जवाब कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने मन में जो भी चीज़ें आ रहे हैं वो आ सकते हैं. और छाजा के थ्रू हमारा पूरा कोशिश ये रहा है कि कैसे हम बहुत सारे लड़कियों और एडोलेसेंट गर्ल्स और विमेन के साथ जुड़ें इन सारे विषयों पर. वेरी नाइस. ये सुन के मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, मैं आप हो सकता है आप उस पर काम कर रही हूँ, क्योंकि जैसे आपने कहा कि गर्ल इफेक्ट में 2 इश्यूज आपने अभी बताए कि जिस पर आप काम कर रहे हैं. एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड दूसरा मेंटल वेलबींग पे. ये 2 प्रोग्राम और बल्कि और सारे एस्पेक्ट जो एडोलेसेंट से रिलेटेड हैं, वो राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य योजना का भी गवर्नमेंट का मैंडेट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के थ्रू मूव कर रहा है. क्या हमने गर्ल इफेक्ट के प्रोग्राम और उनके साथ क्या कन्वर्जेंस या अलायंस के लिए कुछ हमने कोशिश की है कहीं पर प्रोग्राम को ले जाने के लिए आगे, सो दैट हम एक होलिस्टिक वे में चीज़ों को पुश कर सकें? बिल्कुल किया है हम लोग. कोशिश तो यही है कि हम मिनिस्ट्री के साथ काम करें और नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट ऑल्सो स्टेट लेवल. हम लोग के प्रोग्राम अभी तक बहुत ज़्यादा राजस्थान, दिल्ली, बिहार में हुए हैं. अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी मतलब ऑलमोस्ट डिजिटल प्रोग्राम्स जो हैं हमारे, जहाँ हम 78.5 मिलियन गर्ल्स एंड बॉयज़ को हमने रीच किया है और लोगों को हमने रीच किया है, वो डिजिटल माध्यम से रीच किया है. तो उसका ऐसा नहीं है हम बोलते हैं कि 11 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, क्योंकि प्रोग्राम मोस्टली हिंदी में है, तो हमने रीच किया है.
अब हम चाह रहे हैं कि हम जो प्रोग्राम करें वो नॉट ओनली डिजिटल हो, और उनका जिस स्टेट में हम काम करें वो गवर्नमेंट के साथ ही करें। तो दैट इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग, लेट्स होप कि आगे जाकर ऐसा ही हो। ज़रूर मुझे लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि आप जैसे अच्छे एक्सपर्ट और जिस प्रोग्राम जिस ऑब्जेक्टिव को लेके आप ज़मीन पर जा रहे हैं वो ज़रूर अदर प्रोग्राम्स के साथ अगर इमर्ज होता है तो काफ़ी एक उसका स्केल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जैसे आपने नाम ही कैंपेन का दिया है, इतना अट्रैक्टिव है, छा जा। मतलब यूपी में ऐसा एक नॉर्मल बोला जाता है, जा छा जा। तो ये जो छाजा का जो एक वाइब्रेशन है वो अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है और गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो इसको स्केल अप अगर करते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन है जो आपसे भी रिलेटेड है और प्रोग्राम से भी रिलेटेड है। क्वेश्चन है, एवरी इम्पैक्टफुल जर्नी स्टार्ट विद अ स्पार्क। व्हाट पर्सनली इंस्पायर्ड यू टू वर्क इन द स्पेस ऑफ गर्ल्स, women and adolescent empowerment, and how has this journey saved you over time? So I think from a personal thing, so I would say that um, my mother came from a small village and a small town. She was the first doctor in her कहाँ से family. आते हैं आप, थोड़ा ये भी बताइए तो अच्छा, आपके भी बारे में sure. लोगों को जानने का मौका मिलेगा। So my mother is from a small town in Orissa called Baripada. My father is from again a Barhampur करके एक small town है from बरहमपुर, अब उड़ीसा में है, या अब उड़ीसा में है बट पहले आंध्रा में होता है। So my father is an Andhraite and my mother is a Bengali, but they have met in medical school. They have both trained to be a doctor, and their journey has been from those small towns to AIMS, to PGI, and their journey has been PGI Chandigarh? Yes. So their journey has been really dramatic. I feel that they are the ones who've actually really made the tough journey, जो बहुत लोग कर नहीं पाते, और बट इच्छा होती है, so it's possible. It is possible for a young girl to dream that मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, and to come out, to go to the big city, to become a doctor of repute. So I feel that is one of the most inspiring things, inspiring stories there is. And when it's in your own family, then you feel motivated कि उन्होंने इतना कुछ किया तो मैं कम कैसे। यस, ऑफ कोर्स। और उन्होंने जो डायरेक्टली एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर उन्होंने काम किया, आप उससे बड़ा काम कर रहे हो कि उस लिगेसी को आप आगे ले जा रहे हो जहाँ पर इतने सारे पॉपुलेशन को एक साथ आप कवर कर रहे हो। वेरी नाइस। इसी से रिलेटेड कविता जी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक वुमेन गर्ल्स एम्पावरमेंट इज नॉट कंप्लीट without the involvement of men, as you said, and boys. In your views, what role can men and boys play in advancing in empowerment of women and adolescent girls, particularly in health and social communication? So I think men and boys have a very very important role to play. हम लोग हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते उनके बिना, और उनको भी ये समझना है कि वो लोग भी निश्चिंत नहीं हो सकते। उनके ऊपर ये प्रोवाइडिंग का भार जो है ये कम हो सकता है अगर उनके पास एक सच्ची में एक पार्टनर हो जो उनका साथ दे। आई थिंक फ्रेंडशिप लड़कों लड़कियों में और पार्टनर्स में, हस्बैंड वाइफ में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इन लॉज का बहुत बड़ा हाथ होता है हम एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में, एंड पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा भाग होता है। तो आई फील दैट मेन फादर्स इन लॉ ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले। हम लोग बहुत ज़्यादा मदर इन लॉ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बट आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट मैरिड इन टू अ फैमिली वेयर माई मदर इन लॉ इज़ ऑल्सो वेरी क्वालिफाइड. She's a gold medalist from DU, and she has worked all her life. She gave up for 7 years when she had my husband, but she got back. And my father-in-law has been a banker. He has been the most supportive person. He has, in fact, जब मैंने पहले काम करना शुरू किया, my father-in-law who had recently retired, he did babysitting rows. So I mean, जब आपके पास एक ऐसा फैमिली हो जो आपको इंकरेज करे, आपको मोटिवेट करे, तो सब लोग तरक्की करते हैं। बच्चे भी अच्छे होते हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं। माई सन इज़ अ डॉक्टर,
My daughter is a graphic designer. I am so proud कि I have been able to do what I have been able to do because of the support I have received from all the men in my life. Yeah. Yes. ये बात बहुत समझने की है और उन्होंने अपने लाइव एग्जाम्पल से हम सबके सामने रखा है कि अगर आपका फैमिली सपोर्टिव है, चाहे वो इन लॉ साइड हो या आपकी अपनी फैमिली हो, स्पेशली गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसको दो फैमिली मिलती है, एक अपनी फैमिली और एक बाद में गिफ्टेड फैमिली जो थ्रू द मैरिज आती है। तो इन दोनों फैमिली का एक रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लर्निंग है कि अगर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कविता जी जैसे अगर सक्सेसफुल वुमेन आज हमारे सामने हैं तो वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने जैसा बताया कि उनकी फैमिली का न सिर्फ उनके पेरेंट्स का सपोर्ट है बल्कि इन लॉज ने भी उनको उतना ही सपोर्ट दिया। ये हम सब अगर इस तरह के केस स्टडीज़ को फॉरवर्ड करते हैं सोसाइटी में तो मुझे लगता है कि हम शायद कहीं समझा पाएंगे कि लोगों का रोल क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और इस तरह के सक्सेसफुल एग्जाम्पल से उनको मोटिवेट भी कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा है जो आपने अपने बारे में बताया कविता जी। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग आपके इस पर्सनल एक्सपीरियंस से इंस्पायर होंगे। मैं इसी से जुड़ा एक गर्ल इफेक्ट का जैसे आपने बारे में थोड़ा बताया, एक और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कि गर्ल्स इफेक्ट हैज़ इमर्ज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर अ यंग गर्ल्स थ्रू अ क्रिएटिव एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। आपने वो बताया अभी कि अभी आप डिजिटली कर रहे हैं। Could you tell us also more about some of the notable initiative led by the Girl Effect till date and how they are using innovative communication method to empower adolescent girls and improve their health outcomes? Well, I think one of the things I can talk about is बोल बहन। तो बोल बहन जब हमने शुरू किया तो इट वाज अ चैटबॉट जो हमने बनाया। उस टाइम पे बहुत ज़रूरी था कि हम लोग लड़कियों को ये बताएं कि मेंस्ट्रुएशन में उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल वेलबींग पर क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके, क्या ये एक AI एनेबल्ड चैटबॉट द्वारा लड़कियों तक पहुंचाया जा सकता है कि नहीं। सो बोल बहन हमारा एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। देयर हैव बीन मोर देन 300,000 यूजर्स ऑफ बोल बहन टिल डेट। बोल बहन is very awarded also. It's been one, it's got a lot of awards. Basically what is it? जो विषयों पर लड़कियां बाहर जाके बात नहीं कर सकती हैं वो बोल बहन के द्वारा उन विषयों पर एडवाइस पा सकती हैं फ्रॉम अ डिजिटल सिस्टम। एंड उसके we've also made it AI enabled. It is in English, it is in Hinglish and in Hindi. So 3 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। इंग्लिश व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज है, जैसे हम लोग टाइप करते हैं, हम लोग बात भी करते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। तो जब हमने रिसर्च किया लड़कियों के साथ तो हमें ये पता चला कि व्हाट्सएप में वो लोग बात ऐसे करती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हमने बोल बहन फिर उसी तरह डिज़ाइन किया जैसे उनको चाहिए। सो दैट इज़ वन प्रोग्राम ऑफ आवर्स। दूसरा प्रोग्राम जो हमने अभी अभी इनफैक्ट कंक्लूड किया है, उसमें हम लोग पहली बार लड़कों को भी इंक्लूड किया है। सो वी डिड अ पॉडकास्ट। बेसिकली द आइडिया वाज कि हम लड़कों को कैसा बताया जाए कि हम कैसे बात करें कंसेंट के बारे में, और हम कैसे बात करें कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं और कैसे जेंडर इक्विटी की बात करें। तो यंग लोगों के साथ बात करने के लिए हमने एक पॉडकास्ट, ऐसा ही पॉडकास्ट बनाया। उसका नाम है बोल भाई। और बोल भाई एंड बोल भाई में हमने 2 ऐसे शख्स को चूज़ किया जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं इन सब विषयों के बारे में। एक तो है प्रशस्ति सिंह और दूसरा है हमजा सैयद। सो हम लोगों को चाहिए था कि लड़कियां और लड़कों के बीच बात हो इन सब विषयों पर जो मुश्किल है, कंसेंट के बारे पे, जेंडर रोल्स के बारे में, लड़कियां क्या करना चाहती हैं, लड़के क्यों रोकते हैं टोकते हैं, ऑनलाइन बिहेवियर्स जैसे हैं वैसे क्यों हैं। तो दैट इज़ अ प्रोग्राम दैट वी डिड। सो एक हमने बोल भाई करके पॉडकास्ट किया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और उसके साथ हमने फिर गर्ल इफेक्ट अपने सारे जोग्राफीज़ में वी वर्क विथ मीडिया अ लॉट। तो हमने एक शॉर्ट फिक्शन रील सीरीज़ बनाया कि सच्चा प्यार क्या है यार। इसमें अगेन बातचीत उसी पर हो रही है कि सच्चा प्यार क्या है।
रिस्पेक्ट है। अगर कोई ना कह रहा है किसी के लिए तो देयर इज़ रिस्पेक्ट फॉर नो, सो नो मीन्स नो। तो और ऊपर से अगर लड़की आगे जाके कुछ और करना चाह रही है, अभी शादी नहीं करना चाह रही है, तो लड़कों को क्या इस पर ज़ोर देना चाहिए, ज़ोर नहीं करना चाहिए। तो इट इज़ अ एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स एंड मॉडर्न रिलेशनशिप्स. So that is one more program that we just did, which was very well received with the audience, which is young girls and boys of today. वेरी नाइस. सो ये बोल भाई जो प्रोग्राम है, ये हम पॉडकास्ट के थ्रू यूट्यूब पे चैनल पे हम लेके गए. इसके प्रचार प्रसार के लिए भी हमने कोई स्ट्रैटेजी प्लान की है क्या? बिल्कुल. सो हमारा एक छोटा सा लैब है दिल्ली में, कॉल्ड द गली लैब. तो हम लोग गर्ल So it's called the Gully Lab because it's Girl Effects Urban Learning Lab for Youth. Okay, and इस प्रोग्राम में हमारे साथ अराउंड 200 यंग पीपल जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम दिल्ली के एक एरिया में है. और गली लैब में भी हमने ये सारा जो कंटेंट बनाया उधर ही से आया. तो यंग पीपल के साथ हम लोग क्रिएट करते हैं, उनके साथ हम बात करके, उनको दिखा के, उनको साथ लेके हम चीज़ें बनाते हैं और फिर उनके द्वारा बिल्कुल एंड उनके द्वारा हम ये फिर दूसरे लड़कों तक पहुंचाते हैं. बहुत अच्छा है. ये लोकल अप्रोच और इतने कैची नेम आ रहे हैं, उस मालूम चलता है कि कितना लोगों का इन्वॉल्वमेंट है प्रोग्राम में. अदरवाइज इस तरह की चीज़ें वहीं से निकलती हैं, ज़मीन से ही, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ये. इसमें एक छोटा सा मेरा सवाल आ रहा था जब मैं आपको सुन रहा था कि जो बोल बहन एक ऐप है जिसमें खुद वो अपनी बातें उनसे करती है और ऐप उनको रिप्लाई करता है. कई सारे अभी केस स्टडीज़ देखे जा रहे हैं क्योंकि टीन एजेस में, एडोलसेंट एज में डिप्रेशन भी एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. पीयर प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है और नंबर ऑफ चैलेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनके कारण भी बहुत सारी दिमाग में प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं. तो उसमें सुसाइड केसेस भी बहुत हो रहे हैं या अलग अलग चीज़ें हो रही है या फिर वो ड्रग्स की तरफ जाना और ये करना. तो सब्सटेंसेस जो अब्यूज़ हैं उनको बारे में जब हम बात करते हैं, इनमें क्या हम ये ऐप का जो भी डिस्कशंस हैं, मतलब उसको क्या हम कभी एनालाइज भी करते हैं बैकएंड पे, और इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं क्या उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनका पर्सनल टेक केयर के लिए? मेंटल वेलबींग का जो हमने शुरू किया है वो एक पायलट के तौर पे शुरू किया था. हमने वाइसा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल वेलबींग पर काफ़ी काम करती है. तो हमने उनके साथ टाई अप करके एक मेंटल वेलबींग के उनके जो टूल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादातर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में यूज़ किए हैं, उनको अपने बोल बहन में से जोड़ने की कोशिश की है. तो एक छोटा सा पायलट जब हमने मेंटल वेलबींग पर किया तो हमें ये समझ आया कि एक चीज़ है सेल्फ़ केयर, जहाँ लोग अपने आप को कुछ टूल्स द्वारा काफ़ी हद तक मेंटल वेलबींग की तरफ ले जा सकते हैं. दूसरा एक है जहाँ आपको किसी काउंसलर से बात करना है, ज़रूरी है. तो उस विषय पे हमारे दूसरे देशों में, दिल्ली हमने इंडिया में तो नहीं किया है, बट हमने एक कॉन्सियर्ज सर्विस इंट्रोड्यूस किया विच इज़ अ चैट बेस्ड काउंसलिंग सर्विस, जिसमें अगर लड़कियां चाहती हैं कि वो किसी से बात करें एंड एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, वेदर इट्स ड्रग रिलेटेड, वेदर इट्स stress related, whether it's school related, whether it's relationship related, if they really want to talk to a counselor, that counseling service we have provided. So हमारे 2 और chatbots हैं पूरी in Africa. In South Africa we have Big Sis and in Kenya we have Wazi. So Wazi in fact is not just for girls, it is for girls and boys. And Big Sis में भी हमने ये कोशिश की है कि especially when it comes to HIV, AIDS, drugs, abuse, वहाँ आप जाके मदद पा सकते हैं. वेरी नाइस. मैं उम्मीद करूँगा कि शायद आप इंडिया में भी इस तरह का प्लान लेके आने की सोच रहे होंगे क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए और जितनी प्रॉब्लम है
उसमें ये एक सक्सेस टूल्स हो सकता है, क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर में। और आज मैं मतलब एक जर्नल केस में भी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक रेडियो स्टेशन है, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, बट उस पर एक शाम को इवनिंग में एक प्रोग्राम आता है जिसमें कॉलर फ़ोन करके विदाउट शोइंग देयर आइडेंटिटी वो अपने रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, जो उनके हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड या फ्रेंड, ऐसे जो भी बॉयज़ गर्ल्स के बीच में हैं। और वो बहुत सक्सेस प्रोग्राम है, मतलब उसकी जो कॉल्स रेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैं उसके आरजे से जब मिला तो उसने खुद बताया कि इतनी डिमांड है इसकी कि लोग इतना आते हैं और इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। और वो सबसे अच्छी बात है कि आरजे भी अपना नाम रिवील नहीं करता, वो भी जो है वो उसने एक अपना टाइटल दिया है लव गुरु, और उसी के नाम से वो आता है। तो उसको भी लोग नहीं जानते, बोलता है मैं रियल लाइफ में जाता हूँ तो मुझे कोई नहीं जानता कि मैं ही लव गुरु हूँ। तो वो काफ़ी सक्सेस है। तो ये जो आपने बात कही जो दूसरे कंट्री में हो रहे हैं, इंडिया में भी जरूरत है। और मुझे याद है ड्यूरिंग द एमराइट, जब हम लोग कोविड में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में एक कॉल सेंटर डेवलप किया, और इसीलिए किया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन थे जिसके कारण लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे। तो हम लोगों ने गांव-गांव में जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स थे उनसे कहा कि जो ऐसे भी हार्ड कोर रेजिस्टेंस फैमिलीज है उनको आप सिर्फ नंबर दो और बोलो बात करने के लिए, क्यों नहीं लगाना चाहते हैं। और लोकल लैंग्वेज में काउंसलर्स थे जिन्होंने उनकी कॉल्स को अटेंड किया और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए जब उन्होंने उनको कन्विंस किया, ये किया, और उसके बाद वो फैमिली मोटिवेट हुई। तो ये एक सक्सेस एग्जाम्पल है। मैंने इसलिए कहा है कि शायद आप इसको अपने प्रोग्राम में अगर लाएंगे तो इंडिया में बहुत सारी गर्ल्स हैं, मतलब अर्बन में भी मैं देख रहा हूँ, इवन अच्छी फैमिली में जिनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है उनके भी पास आज लोग नहीं हैं बात करने के लिए। क्योंकि आपने देखा कोविड में भी बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशंस में घर में लॉक थे और उन्होंने सुसाइड किया, और इस तरह क्यों? क्योंकि शेयरिंग नहीं है। अभी जैसे जैसे फैमिली न्यूक्लियर हो रही है, लोग बिजी हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, उसमें शेयरिंग जो पहले होता था वो बंद हो गया है। दोस्त खत्म हो गए हैं, आपस में घर में लोगों के पास टाइम नहीं है, एक कमरे से दूसरे कमरे में सुनने में आता है, मोबाइल से बात करते हैं। तो इस तरह के वातावरण में जरूरी बहुत है कि कहीं ना कहीं कोई एक दोस्त हो, चाहे वो कॉलर ही क्यों ना हो, काउंसलर ही क्यों ना हो, कोई तो हो जहाँ पर अपनी बातें वो कर सके। तो अगर कहीं पे एक इसको हम लोग एड्रेस कर पाएँ तो आई थिंक ये बहुत बड़ा काम होगा एडोलसेंट्स के लिए, ऐसा मुझे लगता है। पर्सनल मेरा व्यू है। आई होप आप ज़्यादा अच्छा आंसर कर पाओगे। नो बिल्कुल, आई थिंक आपने, वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, वी आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे ऑनलाइन हार्म, ऑनलाइन अब्यूज़, जो आजकल काफ़ी हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए हमारा इनफैक्ट जिस बहुत ही जल्दी एक रेडियो प्रोग्राम आने वाला है, which is about telling people what kind of online harm is happening, and especially when it comes to gender based harm, जो लड़कियों और LGBTQI है उनके अगेंस्ट। बट हम लोग क्योंकि लड़कियों के साथ काम करते हैं, हमारा प्रोग्राम जो लड़कियां फेस कर रही हैं उसके बारे में है। तो आपका क्यू मैंने ले लिया है, ऑलरेडी हम लोग ये डेफिनेटली काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, बल्कि मैं आपको एक छोटा सा बताऊं और फिर से आपको एक बार तकलीफ दूंगा, इनवाइट करूंगा। हम लोग अभी एक साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी पे कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। और उसका पर्पस यही है कि जैसे एक फाइनेंशियल फ्रॉड तो सुनने में आता है, लेकिन जो इस तरह के डीफेक और जो तमाम डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रही हैं वो एडोलसेंट गर्ल्स हैं और वुमेन हैं। क्योंकि डिजिटल एक्सेस बहुत हुआ है, इंटरनेट एक्सेस बहुत है, और लोग आसानी से जा रहे हैं उस पर, लेकिन उनको मालूम नहीं डूज एंड डोंट्स की क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उसके कारण इतने अब्यूज़ हो रहे हैं कि बहुत सारे तो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ सामने भी नहीं आ रही है। तो अभी हमारा ISRN ने हम लोग ने प्लान किया है, बल्कि इसी मंथ हम उसे लॉन्च करने जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो 36 आवर्स का है, वीकेंड कोर्स है। और उसमें हमने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है वो CDAC दिल्ली यूनिवर्सिटी इनको पार्टनर बनाया है। और उसमें हम यही बताने वाले हैं, मतलब एक हमारा चैप्टर है उसमें, कोर्स का एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर है जहाँ डीफेक पे और जो ये डिजिटल जितने भी अब्यूज़ हैं उनको लेके हम बात करेंगे। तो मैं उसमें भी चाहूँगा कि आप आइए और उसको भी एड्रेस करिए।
क्योंकि उसमें जो इनरोल्ड स्टूडेंट हैं वो बाद में एज अ साइबर वॉलंटियर काम करेंगे, तो जो ट्रेंड होंगे, जो स्किल्ड होंगे, तो ये एक बड़ा अच्छा शुरुआत है, ये करना चाहिए, इसकी ज़रूरत है। मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्योंकि समय कम है और हमारे पास सवाल ज़्यादा हैं। तो आपने डिजिटली वो बात की ही है प्लेटफॉर्म्स की, एआई को लेके आजकल बहुत चर्चा है और हर जगह अब इनबिल्ट हो रहा है प्रोग्राम में एआई। क्या हम आगे इन फ्यूचर में भी एआई को अपने गर्ल इफेक्ट प्रोग्राम में लाने वाले हैं? हमने तो इनफैक्ट वी आर यूजिंग एआई इन आवर चैटबॉट्स। इनफैक्ट गर्ल इफेक्ट का एक पेपर है जो पब्लिश हुआ है विच इज़ ऑन एथिकल यूज़ ऑफ एआई, and it is the case stories for which is वाजी and बोल बहन and बिग सिस। हमने कैसे AI को इंटीग्रेट किया है इन एन एथिकल मैनर विद इन आवर ओके, सो ये चैटबॉट्स। बोल बहन एंड बोल भाई ऑल्सो एआई बेस्ड ऐप है, It आप is ऐसा an कह रहे AI हैं? based Okay. app because it uses natural language processing within it. And how have we trained the model, the large language model, is completely based on ethical use of AI within chatbots for adolescent health. सो दिस सेगमेंट, एक जो ये बड़े क्वेश्चन आंसर का जो सेगमेंट था उसका लास्ट क्वेश्चन है। एनजीओ आर द बैकबोन ऑफ द कम्युनिटी लेवल चेंजेस। आप जानते हैं ये काफ़ी समय से, क्योंकि आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एंड देयर वुमेन लेड इनिशिएटिव कैन सेट पावरफुल एग्जाम्पल्स। हाउ कैन वुमेन लेड कम्युनिकेशन मॉडल्स बी एम्बेडेड इन द एनजीओ प्रोग्राम इफेक्टिवली? Could you also share any successful model or examples where this approach has created visible impact? I think women-based models basically means that आप women की बात सुने, women जो challenges face कर रही हैं उसको आप सही से समझें। So आपका जो research है, formative research, कोई भी program starts with formative research and insights from who it is that you are trying to benefit. So if it is a women program, you must go and work with women or listen to women, what are the challenges they are facing. उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है, हमारा एक को डिज़ाइन का प्रोसेस है। सो हम लोग लड़कियों से, एडोलेसेंट गर्ल्स से एक तो पहले फॉर्मेटिव रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम वी डू को डिज़ाइन, वी को क्रिएट विद गर्ल्स। फिर हमारा SPCC का अपना गर्ल इफेक्ट का SPCC अप्रोच है, जिसमें हम ये तय करते हैं कि कैसे हम ये SPCC क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, हाँ, श्योर। सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का फ्रेमवर्क है जो हम यूज़ करते हैं। बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट द ड्राइवर्स विच ब्रिंग अबाउट चेंज। सो हम कौन से ड्राइवर्स पे काम करेंगे ये तय करते हैं। उसके बाद हम कम्युनिकेशन अगेन जो भी बनाते हैं, जो भी बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन हम डिज़ाइन करते हैं, उसमें भी हम लोग फिर यंग पीपल या विमेन की बात रखते हैं। और फाइनली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वी ट्राई एंड यूज़ मीडिया विच रीचेस विमेन। सो अगर आपको डिपेंडिंग ऑन एडोलेसेंट गर्ल्स, अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस कम है, तो आप कैसे उनको रीच करेंगे, डिजिटली कैसे रीच करेंगे। अगर गर्ल्स आर ऑन सोशल मीडिया, आप कैसे उनको टारगेट करेंगे। एंड इफ़ देर आर गर्ल्स हु आर नॉट ऑन मोबाइल, हु आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, how will you reach those girls with this message? I think your program has to cater to girls and women throughout its lifetime. वेरी नाइस। एक इसमें एक और एक सवाल था छोटा सा कि जो एनजीओज हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, काम करती हैं भारत में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग एरियाज़ में काम कर रही हैं, अलग अलग विषय पर काम कर रही हैं। अगर हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोग्राम में इन इश्यूज़ को इनबिल्ट करना हो, चिप इन करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? एनी आइडिया if you want to give the audience? I think organizations, especially which are working on the ground, they have so much knowledge and wealth of information, and they have so much to share with people. I don't think, I mean, there has to be forums of sharing. जैसे आपने ये podcast बनाया है, there have to be areas where they can also come and share their experiences of working with the community. And I think that by itself is going to be a lot of learning
for other organizations wanting to work on the ground, wanting to work with people, and wanting to bring about change, because change आसानी से नहीं आता है. It takes years and years of work, and it's a slow process, but आता है और visible होता है. And I think organizations have one, wealth of information, two, they have experience on the ground. तो आपको जो barriers हैं, जो challenges हैं, आप एक रूम में बैठ के नहीं कर सकते. आपको उनके साथ मिलकर वो चीज़ों को समझ के ही डिज़ाइन करना है आपका प्रोग्राम. So I think organizations can bring around all their experience to the table, which is very 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 important. And ultimately अगर आपको किसी community के साथ काम करना है, तो कोई भी community कोई outsider के साथ काम करना नहीं चाहते हैं. You want your own people. उस community में जो already हैं. तो हमने जो देखा है कि जब community based champions होते हैं, उनका जो काम होता है वो community ज़्यादा receive करती है, ज़्यादा open होती है उसको receive करने के लिए. So a lot of our community based work is actually with the community and not outside of the community. तो ये बात मैं भी आप सबसे अपील करूंगा जो ISRN से जुड़ी हुई मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि आप जिस भी थेमेटिक एरिया में काम कर रहे हैं वो कोई बहुत मैटर नहीं करता है. आप अगर एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं या आप इन्वायरमेंट में भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी कम्युनिटी के जो आपके हर कंपोनेंट में कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट में पार्ट होता है जहाँ पर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो उसमें अगर आप इस तरह के एडोलसेंट इशूज़ को भी अगर हाईलाइट करें या कहीं ना कहीं इंट्रीगेट करें तो आप अपने सब्जेक्ट को तो आगे ले ही जाएंगे, बट साथ में आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी कैरी कर पाएंगे और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. सो थैंक यू कविता जी, ये बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो लिसनर हैं, व्यूअर्स हैं, वो ज़रूर इस बात को समझेंगे. अब हमारा सेकेंड राउंड है जो बहुत है रैपिड फायर राउंड उसे बोलते हैं. रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और उसका क्विक आंसर है, इसलिए हमने बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस भी फ्रेम करने की कोशिश की है. पहला क्वेश्चन है, वन कम्युनिकेशन टूल यू बिलीव एवरी NGO मस्ट अडॉप्ट इन 2025. Very nice. So it's a powerful app in your hand, like tools in your hand, and you can use this mobile for messaging to your program, messaging to your objective, spread to your objective, right? Thank you. What is the most striking difference you have observed between the urban and rural adolescent girls? I think access, opportunity, and अगर आप देखें तो urban girls अगर आप देखें तो मोटा they have crossed this thing of wanting to do more. They want to do more. Rural में ये बातें अभी आ रही हैं, बट वहाँ भी है, बट वहाँ एक्सपोज नहीं हो रही है, एक्सेस नहीं है, राइट. थर्ड क्वेश्चन है, वन मोमेंट फ्रॉम योर जर्नी दैट reframed your commitment in this cause. I think joining CRY. CRY is your turning point, like. Yes, it was. So fourth question is, one communication message you think every adolescent girl should hear. I think मेरे previous project से it was called the game of choice, not chance. So I would like to say that choice, not chance, determines your destiny. You must learn to make good choices. Yes, not chance. No, don't leave it to chance. Yes. And last question, one thing the development sector often overlooked when design program for girls. I think take the opinion of girls, work with girls. Yes. They have lots of things to say. And engage with girls. So I think anything you want to do for girls, you need to do with girls and for girls. सो ये इम्पॉर्टेंट बात है, आपको कोई भी काम करना है आपका गर्ल्स इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और नॉट ओनली गर्ल्स, जैसे उन्होंने पहले कहा जो टीनेजर्स बॉयज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व करिए, उनको भी लीजिए. ऐसा ना हो कि वो एक्सक्लूडेड रह जाएं और फिर वही एक प्रॉब्लम बन जाए.
तो इन दोनों को साथ लेके चलना है, और जितना ज़्यादा उनके साथ आप प्रोग्राम में उनको इन्वॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी न सिर्फ सहभागिता बढ़ेगी बल्कि उनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज होगा। अब कविता जी, लास्ट राउंड है जिसमें कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस हैं जो जनरली हम लोग प्रोग्राम के पहले अपने मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जो ISRN के साथ 800 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हैं उनको हम टॉपिक भेजते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके सवाल हैं तो भेजिए, और जो भी सवाल आते हैं उनको फिल्टर करके कॉमन सबसे ज़्यादा पूछे, मतलब जो हॉट क्वेश्चंस होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और आपके सामने रखेंगे। और क्योंकि वो मेंबर नहीं है, मैं सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँगा और उस क्वेश्चन को हमारी जो टीम के लोग हैं वो पूछेंगे। ये पहला क्वेश्चन जो है वो हीरा श्री पीस फाउंडेशन है। बिहार में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम है हीरा श्री पीस फाउंडेशन। उनका सवाल पूछने के लिए मैं, हमारी कलीग हैं दीपाली शुक्ला जो HR देखती हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा। Hello ma'am, my name is Dipali Shukla. My question is, many small NGOs don't have enough resources for large scale campaigns. What low cost communication methods do you recommend it for them? So I feel digital is actually quite low cost अगर देखा जाए compared to traditional mass media. Okay, so अगर आप डिजिटल रेडियो देख लें, अगर आप व्हाट्सएप बेस्ड रेडियो, राइट, कम्युनिटी रेडियो देख लें, आप डिजिटल व्हाट्सएप देख लें, मैसेजेस, आप कोई भी टूल अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आजकल के ज़माने में आई वुड फील डिजिटल इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल टू रीच अ वाइड ऑडियंस। और अगर आपको बहुत लोकलाइज्ड स्मॉल, जहाँ आपका कंट्रोल्ड स्मॉल पॉपुलेशन है, तो देयर आई थिंक इवन टुडे ट्रेडिशनल मेथड्स वर्क द बेस्ट। लेकिन इसमें कॉस्टिंग को, ट्रेडिशनल मेथड में भी कॉस्टिंग को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? मतलब हम जो ऑनगोइंग चीज़ें हैं उनके साथ हम प्रोग्राम कनेक्ट करें, ऐसा आप कह रहे हो? सी, एक तो है कोलैबोरेशन एंड वर्किंग विद द गवर्नमेंट, वर्किंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग इन द सेम फील्ड। प्लग एंड प्ले जो हम बोलते हैं, प्लग एंड प्ले जैसे हम बोलते हैं, you make a resource, you plug it into an existing program. Those are ways in which we can reduce costs. नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सहयोग रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी। इस सवाल के लिए मैं अपनी कलीग हर्षिता को बुलाना चाहूँगा। Hello ma'am, my name is Harshita and my question is, in tribal or remote areas, how can NGO reach adolescent girls who are out of school or disconnected from digital platforms? So I think most NGOs that work in tribal areas know this very well. Yes. Ki, one, you have to win trust, so you have to be within that community. Two, you can train some of those girls as peer educators. You can train them to know better, and they can be a source of information for others in their community. So, and also एक दो लड़कियों को जब आप दिखाते हैं as a role model, as a role model कि उसने let's say कुछ अलग कर दिखाया है, that can be motivating to every other adolescent girl. Create a spark for other girls. Yes, for tribal areas. Yeah, very nice. Last question है ऑडियंस फॉर्मेट का, जो रीता राणा हमारी टीम मेंबर हैं वो क्वेश्चन पूछेंगी। दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट गुजरात में है। Hi ma'am, myself Dr. Rita Rana, and I would like to know that what suggestions you would like to offer to the organization who would like to integrate health communications into the current education and livelihood programs. So I feel ये सारी बातें जो हम करते हैं ये सारी interrelated हैं. Like you cannot address one thing without addressing the other. Education में introduce करके तो I feel you can start younger. Like लड़कियां और लड़कों को पहले से ही educate करना about various things is very important. Small thing is menstruation, the other thing is digital safety. These things, it's important कि आप पहले से समझें इनके बारे में. So education, to me, health education as a part, and I think the government has a wonderful program, the school health and education program. How can you integrate health messaging into schooling is very, very important. दूसरा, I feel in livelihood programs भी बहुत important है, क्योंकि
ultimately the only setback for a livelihood program is your own health. If the person suffers any health setback, livelihood पर impact पड़ता ही है. And therefore, including health messaging into livelihood programs, you can teach people how to take care of themselves. And especially these days when NCDs, I mean infectious disease तो एक बात और, but NCDs भी आ रही हैं. So I think talking about health within livelihood programs is very, very important. सो जो जितने भी ऑनगोइंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो स्पेशली रूरल एरियाज़ में काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, और या फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं लाइक SMEs हैं, MSMEs हैं, जहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत है, वर्किंग वुमेन का, वहाँ पर भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स को ले जा सकते हैं. Absolutely, मुझे तो लगता है it's a win-win अगर आप ऐसा करें, क्योंकि already you have women present in those cohorts. See, अगर आप let's say there is women working in a tailoring unit, lots of women go there and work there, or it's a SHG. So many Yeah, industries let's are based in women. सेवा and all, भारत ने कितना काम किया है livelihoods पे. तो जहाँ भी आपके पास एक cohort है women का, उनके पास अब अगर आप health messaging लेके जाएंगी, तो definitely it is a very, very, it's a win-win like I said, for both programs. So, आज जितने भी हम लोगों ने एडोलसेंट गर्ल्स से या एडोलसेंट इशूज़ से रिलेटेड बातें की हैं, कविता जी ने बहुत ही अच्छे से उन सभी बातों को एड्रेस किया है. मुझे उम्मीद है कि उनके जो सवाल आपने पूछे, जो उन्होंने आंसर दिए, वो आपके लिए उपयोगी होंगे और आने वाले समय में आप उनको कैसे अपने प्रोग्राम में आगे इनबिल्ड कर सकते हैं, और ना सिर्फ प्रोग्राम में बल्कि अपने आसपास जो टारगेट पॉपुलेशन है उनमें कैसे ले जा सकते हैं. ये जो विषय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस सब्जेक्ट को समझना, इसकी गंभीरता को समझना, इसको कैसे हम अपने अदर प्रोग्राम्स के थ्रू स्केल कर सकते हैं वो करना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि निकल के आ रही है. और इसमें जो टूल्स एंड टेक्निक्स आपने बताई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम छोटी छोटी सी चीज़ों, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि हर हाथ में आजकल मोबाइल है, क्या उस मोबाइल का उपयोग यूजेज हम एजुकेशन में इस तरह के जो हेल्थ कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू हम कर सकते हैं, लाइक बोल बहन, बोल भाई जैसे ऐप हैं जो आई थिंक ये प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल हैं क्या, ये बोल भाई एंड नो, सो बोल बहन तो व्हाट्सएप पे है. ओके. और बोल तो भाई एक अगर ये पॉडकास्ट है. इसको और लोग लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सो व्हाट्सएप के थ्रू आप बोल बहन को हाई बोले, दैट इज वन. ओके. बट वो कोई नंबर होगा, आप क्या नंबर बोल सकते हैं बोल बहन? नहीं, आई थिंक बेसिकली इट इज, आप हमारे IG चैनल पे जाइए. ओके. IG चैनल, इंस्टाग्राम का चैनल, ओके. उसी पर लिंक है. गर्ल इफेक्ट का इंस्टाग्राम, इट्स बोल बहन का इंस्टाग्राम है और छाजा का भी इंस्टाग्राम चैनल है. उस पर अगर जा, बिकॉज ये है बेसिकली एडोलेसेंट गर्ल्स और यंग वुमेन के लिए एंड 18+ के लिए बनाया गया. तो क्या ये NGOs जो हम हैं या जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देखेंगे वो अपने टारगेट एरिया में एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ को इस चैटबॉट से जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मतलब ये ओपन है फॉर पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप? Absolutely, it is open for, it is designed for girls above 18 year old, and anybody who wants, any girl who wants to get connected can. वेरी नाइस. तो ये एक और अच्छी बात है कि आज आपने जो सुना आपसे वो तो है ही है, बट आप अपने टारगेट एरिया में देखिए कि जहाँ पर इस जो गर्ल इफेक्ट का इंस्टाग्राम है वहाँ से आप बोल बहन के इंस्टाग्राम नंबर पे जाइए और वहाँ पर जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको आप बोलिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए, उनको बात करने के लिए, चैट करने के लिए. बहुत अच्छा रहा कविता जी, इतने कम समय में हमने कोशिश की इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की और आपने बहुत बखूबी उसका आंसर दिया है और कोशिश की है आपने सारे सब्जेक्ट को रखना. और मैं बहुत ढेर सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि जिस तरह से आपने गर्ल्स इफेक्ट प्रोग्राम को इंडिया में अभी इस्टेब्लिश किया है और डिजिटली तो वो काफ़ी अच्छा रीच हुआ है जो आपने बताया अभी. मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में फिज़िकली भी आप उस प्रोग्राम को बहुत सारे स्टेट्स में लेके जाएंगे. इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और
मुझे उम्मीद है कि आप सब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और अपने एरिया में अपने इशूज़ को हाईलाइट करने के लिए काम करते रहिए। हमारा ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट के माध्यम से जो एक छोटी सी कोशिश है कि कहीं ना कहीं आप तक हम पहुंच सकें, उस ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस को जो रिमोट एरियाज़ में काम कर रही हैं, इस इंटरनेट के थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस कर पाइए, आपके जो चैलेंजेस हैं वो शेयर कर पाइए। हमें लिखिए, बताइए कहाँ पर और किन विषयों पर हमें बात करनी है। हम इसी तरह आपसे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पे भी हमें फीडबैक दीजिए और बताइए। हम इसमें और जो आपके फीडबैक हैं उनके आधार पर हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। आज का 17 एपिसोड जो विषय था उसको आपने सुना। मेरी एक अपील है आप सबसे कि हमारे ISRN के YouTube चैनल पे जाइए और इसको सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस प्रोग्राम के साथ और जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ सकें। आज आपने अपना समय दिया, देखा, और कविता जी हमारे साथ में हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे आपको बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ आए, और आप सभी का भी आभार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.